सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, जो कि आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का। तो हम लोग ऑलरेडी इससे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की चर्चा कर चुके हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में बात कर चुके हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड आवर न्यूरल सिस्टम इन डिटेल। और यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर रियली अमेजिंग, जिनको सुन करके आपका दिमाग एकदम से खुल जाएगा। वहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं इन द नीट एग्जामिनेशन। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक एक बताई गई बात को आराम से सुने और प्यार से एक एक कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो कि हम करते हैं वही काम करेंगे, चैप्टर के नाम में घुस जाएंगे, जिससे हमें यह समझ में आए कि इस चैप्टर का प्रोटोगेटिव क्या है, यह चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहता है। तो सबसे पहली जो चीज है यहां पर वो है न्यूरल कंट्रोल। हमारी बॉडी जो है वो अनकंट्रोल्ड काम नहीं करती। सारे के सारे काम जो है वो किसी रेगुलेशन के अंडर है, वो किसी कंट्रोल के अंदर है। ऐसा नहीं है मेरी बॉडी कुछ भी कर रही है रेंडमली। सारे के सारे काम या तो मेरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है या मेरा एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। यानी हमारे बॉडी में, हमारे सेल में जो भी काम हो रहा है, या तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स हो रहा है जिसे एंडोक्राइन कंट्रोल कहा जाता है, या वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आर न्यूरल कंट्रोल हो रहा है। यानी यहां पर हम नर्वस सिस्टम से होने वाले कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन, ये एक बायोलॉजी की टर्म नहीं है, ये तो एक इंग्लिश की टर्म है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और अगर वो ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में हैं, इसका मतलब वो ऑर्गन्स के मिलने से बने हैं। कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन्स साथ में काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के काम को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, सो दैट एक सिस्टम इफेक्टिवली काम कर पाए। और ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी जो है ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए, सारी चीज में इसमें बढ़िया तरीके से चल पाए। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चर्चा हम करने वाले हैं, काफी बढ़िया तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी जो है ये दो सिस्टम्स द्वारा कंट्रोल करी जा सकती है। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारी बॉडी में न्यूरल कंट्रोल भी है, यानी हमारा नर्वस टिश्यू जो है ये भी हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन्स बनाता है, ये भी हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। अब ये जो न्यूरल कंट्रोल है, ये कंट्रोल कैसे करता है हमारी बॉडी को? नर्वस सिस्टम जो है ना, इसमें अलग अलग पतले पतले लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स जो हैं आपके तार लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा रहे होते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक वायर्स करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन हमको मिलती है, और रैपिड यानी फास्ट कोऑर्डिनेशन हमको दिखाई देती है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक तार एक जगह से निकला, एक जगह से ओरिजिनेट हुआ, और दूसरी जगह तक वो तार सिग्नल लेकर के जा रहा है। सो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। एक जगह जहां से सिग्नल जनरेट हुआ है, वहां से जहां तक सिग्नल को पहुंचना है, इसके बीच में तार बिछे हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आपका तार बिछा हुआ है। लेकिन हार्मोन्स के केस में ऐसा नहीं होता। आपको पता है, लेट्स से यहां पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को बनाएगा और ब्लड में छोड़ देगा, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास डक्ट्स तो है नहीं, तो ये हार्मोन्स को बनाते ही ब्लड में छोड़ देंगे। फिर ब्लड के थ्रू फ्लो करते 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 ये जो हार्मोन है ये अपने एक्शन साइट पर पहुंचेगा। तो यहां पर कोई पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहां पर ग्लैंड और इस ऑर्गन के बीच में कोई तार नहीं बिछे हुए हैं, ये दोनों चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इनके बीच में जो सिग्नल है ये ट्रांसफर हो रहा है वाया ब्लड, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। तो कोई बोले कि पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन किस में है? आपके न्यूरल सिस्टम में। और यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम में कोई पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होती है तो सिग्नल का ट्रांसफर रैपिड होता है, फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। क्यों मेरे भाई? अगर आपने कभी अपने घर के बाहर बैठ के बिजली आने का इंतजार किया है, समझ लीजिए पूरे मोहल्ले की बिजली कट गई, आप घर के बाहर बैठे हैं अंधेरे में और आराम से बिजली आने का इंतजार कर रहे हैं। जब बिजली वापस आएगी तो पूरे मोहल्ले की बिजली एक साथ आती है। ऐसा नहीं कि पहले आपके घर में आई, फिर पड़ोसी के घर में, फिर पड़ोसी के घर में, फिर पड़ोसी के घर में, ऐसा नहीं।
सारे के सारे घर एक साथ जगमग हो जाते हैं, बिकॉज जो वायर है उसके थ्रू ट्रांसमिशन इतना फास्ट होता है कि अगर कोई मिली माइक्रो सेकेंड का गैप होगा भी तो आप उसे सेंस ही नहीं कर पाएंगे। इतनी तेजी से जो आपका सिग्नल है वो इन तारों में भागता है, तो रैपिड आपको कंट्रोल देखने को मिलता है। जबकि हॉर्मोन्स जो है वो ब्लड में रिलीज करते हैं, तो आपका ब्लड जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही भाग रहा है आपकी बॉडी के अंदर। हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड की एक पर्टिकुलर स्पीड है, उससे ज्यादा तेज वो नहीं भाग सकता। तो हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन तारों के थ्रू जो सिग्नल जा रहा है वो कंपैरेटिवली आपको फास्ट देखने को मिलेगा। तो न्यूरल सिस्टम जो है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना हुआ होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स जो है ये डिटेक्ट करते हैं सिग्नल, यानी आसपास सिग्नल अगर कोई प्रेजेंट है, कोई स्टिमुलस अगर प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करेंगे कि आसपास कोई चेंज हुआ है। अब चेंज हुआ है, कोई सिग्नल आसपास प्रेजेंट है, डिटेक्ट कर लिया है, तो उसको रिसीव भी करेंगे कि भैया सिग्नल मेरे पास आ जाओ, और इस सिग्नल को अगले इलाके तक ट्रांसमिट भी करेंगे। इस तार में फिर सिग्नल क्या कर पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा। यानी यहां पर अगर एक तार है, इसके आसपास कोई सिग्नल है, तो पहले तो ये तार डिटेक्ट कर लेगा कि कोई सिग्नल आसपास है, फिर इस सिग्नल को रिसीव भी कर लेगा, अपने पास बुला लेगा, और फिर अपने अंदर इस सिग्नल को दौड़ा भी देगा, ट्रांसमिट भी कर देगा। तो ये डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। अब देखिए यहां पर एक और टर्म्स थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी की इंटरनल कांस्टेंट कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए, हमारा तापमान जो है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है, राइट। हमारा जो वाटर आयनिक बैलेंस है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो चीजें मेंटेन हो रही है ये ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की कोऑर्डिनेशन के द्वारा मेंटेन करी जा रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, एक दूसरे की फंक्शनिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपका ब्लड है ना, आपका ब्लड है, मैंने एक कैंडी खा ली, यानी मैंने एक चॉकलेट खा ली। अगर मैंने चॉकलेट खाई तो क्या आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। लेकिन क्या आपके ब्लड में ये बढ़ा हुआ शुगर का लेवल आपके लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो तब की तब क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा पेनक्रियास से जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, और वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, दोबारा से नॉर्मल लेवल पर लेकर आएगा। यानी आपकी बॉडी में जब भी कोई चेंज होता है आप दोबारा से उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये सारा काम जो है आपके कंट्रोल सिस्टम्स द्वारा होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल, इन द्वारा होता है। फॉर एग्जांपल जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर वाला एग्जांपल ले लिया, एक्सरसाइज वाला ले लेते हैं। समझ लीजिए मैं जिम में हूं और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, अगर मैं डंबल मार रहा हूं मेरे दोस्त, तो क्या मेरी मसल्स एक्टिवेटेड है इस टाइम पे? क्या मेरा मस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है? कर रहा है। मसल्स कनेक्टेड होती हैं स्केलेटल सिस्टम के साथ, तो क्या मेरा स्केलेटल सिस्टम भी एक्टिवेटेड है? बिल्कुल एक्टिवेटेड है। और मसल, ये जो स्केलेटल मसल है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने का सिग्नल कहां से आता है? सीएनएस से आता है। यानी क्या मेरा नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेटेड है? बिल्कुल एक्टिवेटेड है। यानी कि काम मैं एक ही कर रहा हूं, है ना, डंबल उठाने का, लेकिन मेरे भाई कई सारे सिस्टम यहां पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जिससे मैं डंबल ठीक तरीके से उठा पाऊं। तो यहां पर मेरा हार्ट जो है ये भी काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं डंबल उठा रहा हूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो क्या होगा, मेरा दिल जोर जोर से धड़केगा। ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो मुझे ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दूंगा, मेरा हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, जिससे मैं जो सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, उसको मैं हार्ट की पंपिंग द्वारा अलग अलग सेल्स तक पहुंचा सकूं, और उन सेल्स में ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा, आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, तो मुझे एनर्जी मिलेगी। तो लंग्स भी काम कर रहे हैं, यहां पर आपका हार्ट भी काम कर रहा है, यहां पर आपकी ब्लड वेसल्स भी जो है ब्लड को बहुत तेजी से लेकर के जा रही हैं। ये सारे काम आपके हो रहे होते हैं। आपका यहां पर है ना मस्कुलर सिस्टम भी काम कर रहा है, आपका स्केलेटल सिस्टम भी काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, हार्ट वगैरह भी काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो कोऑर्डिनेट होकर आपका एक काम कराना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से। अब इनवर्टिब्रेट्स आर लोअर लेवल एनिमल्स, तो इनमें जो है सिंपल प्रकार का ही आपको क्या देखने को मिलेगा, नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। जबकि वर्टिब्रेट्स जो है यानी कि हम लोग, हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रा देखें तो ये बहुत लोअर लेवल का एनिमल है, तो इसमें नर्व नेट पाया जाता है। नर्व नेट मतलब एक न्यूरॉन है, ये दूसरे से कनेक्ट हो गया, दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो गया, तीसरा चौथे से, चौथा पहले से, फिर ये पांचवे से, फिर ये छठे से, ये आपका चौथे से, एंड सो ऑन।
इस हिसाब का एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है हाइड्रा की बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व नेट कहते हैं। तो ये नर्व नेट बना हुआ है, यानी न्यूरॉन्स है जो कि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। कोई बहुत हाई लेवल का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ब्रेन वगैरह यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। इसके अलावा अगर आप इंसेक्ट देखें तो इंसेक्ट में हम लोग एक इंसेक्ट की तो डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं, यानी कॉकरोच की। तो कॉकरोच में आपको पता है कि पूरी की पूरी कॉकरोच की बॉडी में गैंग्लिया फैले होते हैं। थॉरेक्स रीजन में भी गैंग्लिया है, एब्डोमिनल रीजन में भी गैंग्लिया है, हेड रीजन में भी आपका सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लिया था जो ईसोफेगस के ऊपर पाया जा रहा था, जो कि ब्रेन की तरह काम करता है, जो एंटीना और कंपाउंड आईज को सिग्नल भेजता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर गैंग्लिया पाए जाएंगे जो कि आपके सेल बॉडीज के गुच्छे हैं। यस, यानी गैंग्लिया क्या है, यहां पर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज है वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। अगर मैं आपको न्यूरॉन का एक डायग्राम दिखाऊं तो न्यूरॉन के डायग्राम में ये जो आपको छोटी छोटी पेड़ जैसी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट। ये जो आपका लंबा सा फाइबर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। और मेरे दोस्त यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है सेल जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं साइटोन यानी सेल बॉडी। तो कई सारी ये जो सेल बॉडीज है ये आपस में आकर जुड़ जाती हैं और एक गोल मटोल सा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको गैंग्लिया कहा जाता है, जो कि आपके इंसेक्ट में देखने को मिलेंगी एज देयर नर्वस सिस्टम। और अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे अंदर तो ब्रेन है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक ही जगह पर आपके पाए जा रहे होते हैं और एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब मेरे दोस्त अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करें तो आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ये हम देखें। तो नर्वस सिस्टम जो है इसमें पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आप अपनी बॉडी में सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करिए, इस पे जो भी नर्वस सिस्टम का पार्ट आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी सबसे ऊपर जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका ब्रेन आएगा इस लाइन पे, और ब्रेन के नीचे एक छोटी सी चोटी बनी होगी जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि यहां पर ये ब्रेन है, आपके क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड ब्रेन है, और यहां पर नीचे इसकी चोटी है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। एकदम बॉडी के बीचों बीच लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। सेंट्रल पार्ट पे है इसीलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाई जा रही होती है। अब ब्रेन जो है इसको प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, है ना। तो यहां से ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी अलग अलग साइड्स में, इनको कहा जाएगा क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी इन्हें कहा जाएगा स्पाइनल नर्व्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती हैं इन्हें कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी सेंटर पे पाया जा रहा है, पेरिफेरल मतलब चारों ओर पाया जा रहा है। तो ब्रेन से जो आपकी नर्व्स निकल रही हैं इन्हें कहा आपका क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं इन्हें कहा स्पाइनल नर्व। जो नर्व सिग्नल लेके आएंगे टुवर्ड्स ब्रेन या टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, जो सिग्नल लेकर आ रही हैं, आना, ए फॉर आना, ए फॉर एफरेंट फाइबर कहा जाएगा इनको। और जो चीजें सिग्नल लेकर जा रही हैं, जाना, दैट इज ई फॉर एग्जिट, इन्हें ई फॉर इफरेंट फाइबर कहा जाएगा। तो कई ऐसी नर्व्स होंगी जो ब्रेन की तरफ सिग्नल ला रही होंगी, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सिग्नल ला रही होंगी, और कई ऐसी नर्व्स होंगी जो ब्रेन से सिग्नल ले जा रही होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ले जा रही होंगी। सिग्नल लाने वालों को कहा एफरेंट फाइबर, सिग्नल ले जाने वालों को कहा इफरेंट फाइबर। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है ह्यूमन के अंदर ये 12 पेयर है यानी टोटल 24, और टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो है ये है 31 पेयर यानी 62 इनका नंबर हो जाएगा। इनको मिलाकर, इन सारी नर्व्स को मिलाकर हम लोग पीएनएस कहते हैं, यानी आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें नर्व्स अटैच टू सीएनएसआई यानी कि आपका क्रेनियल नर्व्स एज वेल एज स्पाइनल नर्व्स आई। अब यहां पर ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के सब कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो आपकी बॉडी में जो स्केलेटल मसल है इनको ये सिग्नल देगा। तो स्केलेटल मसल के साथ एसोसिएटेड जो नर्वस सिस्टम होगा दैट इज गोइंग टू बी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल तो आप खुद रेगुलेट कर सकते हो, खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। तो ऑटोमेटिकली अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो इनवॉलेंट्री मसल्स यानी स्मूथ मसल्स के साथ ये वाला पार्ट जो है नर्वस सिस्टम का ये टच में होगा। यस, तो यहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस भी दो टाइप का होता है। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक यानी फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पांस, यानी जब आपकी बॉडी एक्टिव हो, या तो आपको लड़ाई करनी है तो भी आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, या आपको किसी से बच के भागना है तो भी आपको दुश्मन से तेज भागना पड़ेगा। बॉडी अलर्ट मोड में रहती है इस टाइम पर, इसे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं।
और दूसरा, जब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, आराम से ईट एंड स्लीप मोड में है, सिर्फ खाना खाओ सोते रहो, तो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी उस टाइम पे मौज मस्ती काट रही होती है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और चीज बता रखी है, विसरल नर्वस सिस्टम। अब विसरल नर्वस सिस्टम मतलब विसरल ऑर्गन्स में पाया जा रहा है, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ जगह पर नर्वस सिस्टम के पैचेस हैं, छोटे छोटे नर्वस टिश्यू हैं, जिनको हम विसरल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर आपके एंटेरॉन में पाया जाता है, आपके डाइजेस्टिव ट्यूब में पाया जाता है। तो ये आपका स्टमक में, इंटेस्टाइन में भी पाया जा सकता है, लंग्स में भी कुछ जगह पर पाया जाता है। जैसे आपका स्टमक है तो इसकी वॉल पे आपके प्लेक्सस मिलेंगे। प्लेक्सस मतलब क्या हो गया मेरे भाई? प्लेक्सस मतलब न्यूरॉन्स का नेटवर्क। गैंग्लिया क्या था? गैंग्लिया मतलब न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का नेटवर्क। यहां पर अलग अलग न्यूरॉन्स भी मिलेंगे और आपके नर्व फाइबर्स भी मिलेंगे। तो विसरल नर्वस सिस्टम जो है ये आपका स्टमक और इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन्स में पाया जा रहा होता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, गट फीलिंग। ये आपका गट जो है कई बार आपको आदेश देता है, संदेश देता है कि यार ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है, ये काम कर लेना चाहिए, ये काम नहीं कर लेना चाहिए। गट कैसे सिग्नल दे सकता है? गट का तो काम क्या है? खाना पचाना। गट मतलब आपका डाइजेस्टिव ट्यूब। तो मेरे दोस्त यहां पर गट जो है उससे फीलिंग्स क्यों आती हैं? क्योंकि वहां पर भी नर्वस सिस्टम के छोटे छोटे से पैचेस हैं, यानी नर्वस टिश्यू के छोटे छोटे से पैचेस हैं। नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट वहां पर भी है, जिसको विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। करेक्ट। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली ब्रेन जो ये नर्व्स हैं, ये अलग अलग जगह पर जाती हैं। यस, अगर वो स्केलेटल मसल पे जा रही हैं तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर। अगर वो स्मूथ मसल पे जा रही हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। अगर वो आपका गट में कहीं कहीं पाई जा रही हैं, कुछ नर्व्स, कुछ प्लेक्सस पाए जा रहे हैं, तो उसे विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाएगा। इन सबको मिलाकर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस कहते हैं। ये हमारी ओवरऑल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब मेरे दोस्त, मेन जो हमारा सेल है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो है न्यूरॉन। पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझा देता हूं, एंड देन आफ्टर हम लोग उस टेबल के ऊपर आएंगे जो हमने लास्ट स्लाइड में छोड़ दिया है। यहां पर देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आराम से देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसा है। सबसे पहले ये आपकी सेल बॉडी है। ये जो मेन आपको गोल मटोल सा जो सेल दिखाई दे रहा है, ये आपकी सेल बॉडी है। अब सेल को किस शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है? साइटो। सेल की स्टडी को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो मेन सेल है ना, इसे सेल बॉडी या फिर इसे साइटोन कहा जाएगा। साइटो शब्द जो है डायरेक्टली साइटोलॉजी से ही निकाला गया है। ये जो आपकी मेन सेल बॉडी है, इस पे कई सारी ब्रांचेस बनी होती हैं। लिटिल ट्री लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पेड़ों जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। इन लिटिल ब्रांचेस को, इन लिटिल ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। ये जो डेंड्राइट है, ये क्या करते हैं? ये जो डेंड्राइट है, ये सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, और सिग्नल को रिसीव करके कहां भेजेंगे? मेन सेल की तरफ भेजेंगे। यानी सिग्नल यही डिटेक्ट करेंगे, यही रिसीव करेंगे, और इसको कहां भेजेंगे? साइटोन की तरफ भेजेंगे। करेक्ट। इसको कहां भेजेंगे? साइटोन की तरफ भेजेंगे। तो ये जो डेंड्राइट है, ये लिटिल ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करेगा? सेंसरी है नेचर में, तो ये सिग्नल्स को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ भेजेगा। अब मेरे भाई, ये जो सेल बॉडी है सिग्नल को आगे लेके जाएगी इन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपकी ट्यूब सी बनी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और ये इस एक्सॉन की एंडिंग्स हैं, जहां पे एक्सॉन खत्म हो रहा है, इन्हें हम एक्सॉन एंडिंग्स या एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक्सॉन है। तो एक्सॉन जो है, इसके अंदर पाए जाने वाला प्लाज्मा क्या कहलाएगा? एक्सोप्लाज्म। और इस एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलेमा। तो यहां पर आपका एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहा जाएगा? एक्सोलेमा कहा जाएगा। यहां पर आप नाम रख सकते हैं मेम्ब्रेन का, एक्सोलेमा। और यहां पर आप इस एक्सॉन के अंदर के प्लाज्मा का नाम क्या रख सकते हैं? एक्सोप्लाज्म नाम रख सकते हैं। करेक्ट। अब ये जो सिग्नल है, ये साइटोन से इस एक्सॉन की तरफ मूव कर रहा है, और फिर आपका एक्सॉन एंडिंग की तरफ जा रहा है। यानी अगर कोई बोले डेंड्राइट क्या करता है, तो डेंड्राइट सिग्नल को लेके साइटोन की तरफ भेजता है, इस सेल बॉडी की तरफ भेजता है। और एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन इस सेल बॉडी से सिग्नल लेता है और नर्व एंडिंग की तरफ भेजता है। यानी डेंड्राइट जो है सेल बॉडी की तरफ सिग्नल भेजता है, और एक्सॉन सेल बॉडी से सिग्नल खींच रहा होता है। करेक्ट। अब देखिए, यहां पर आपके कुछ सेल्स है, इन्होंने रैप कर रखा है इस पर्टिकुलर एक्सॉन को, रैप कर रखा है। एक ही सेल है,
ये जो है ये पूरा एक ही सेल है, पर इसने रैप कर रखा है तो ये दिखाई कुछ ऐसा दे रहा है। जैसे समझ लीजिए मेरे पास ये जो है एक्सॉन है, मेरे पास ये जो पाइप है ये एक्सॉन है और इसके ऊपर ये गमछा ऐसे लिपटा हुआ है। तो इसको मैं कहीं से भी देखूंगा इस पाइप को तो मुझे गमछा दिखाई ही देगा। तो मुझे यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है येलो कलर का ये सेल। एक्चुअल में ये एक ही सेल है, चारों ओर लिपटा हुआ है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह पर मुझे दिखाई देगा। पर ये दो सेल नहीं है, ये एक ही सेल है, इसीलिए यहां पर मैंने क्या किया है, एक ही आपका न्यूक्लियस बनाया है। ये जो सेल है इसको हम स्वान सेल कहते हैं। फिर यहाँ पर एक और सेल बनाया, ये स्वान सेल है, एक और सेल बनाया, ये स्वान सेल है, एक और सेल बनाया, ये आपका क्या है, स्वान सेल है। ये कई सारे स्वान सेल्स मैंने यहाँ पर बनाए और उनके न्यूक्लियस भी मैंने यहाँ पर बनाए हैं। अब ये जो स्वान सेल है ये क्या करते हैं, ये जो स्वान सेल हैं ये आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड यहाँ पर बनाते हैं जिसे माइलिन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्वान सेल है माइलिन शीथ बनाते हैं। इस एक्सॉन के अराउंड ये क्या करते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। तो माइलिन शीथ यहां पर है, फिर इतने इलाके में नहीं है, फिर यहां पर है, फिर इतने इलाके में नहीं है, फिर यहां पर है, फिर इतने इलाके में नहीं है, फिर यहां पर है, फिर इतने इलाके में नहीं है। तो जहां जहां माइलिन शीथ नहीं है, माइलिन शीथ के बीच में जो गैप आ रहा है इसे हम नोड कहते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज द नोड ऑफ रेनवियर, जहां जहां पर माइलिन शीथ आपकी एब्सेंट है। करेक्ट। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, यहां तक हम लोगों ने देखा कि सिग्नल रिसीव करेगा डेंड्राइट और भेजेगा सेल बॉडी पे। सेल बॉडी में आपका न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, एज वेल एज यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स भी फैले हुए हैं, जिनको क्या कह दिया, निजल्स ग्रेन्यूल कह दिया। तो ये जो निजल्स ग्रेन्यूल है ये आपके साइटोन में भी देखने को मिले, सेल बॉडी में भी, और डेंड्राइट में भी गए हुए हैं। एक्सॉन में देखने को नहीं मिले। तो कोई बोले कि निजल ग्रेन्यूल कहां पाए जा रहे हैं, सेल बॉडी और डेंड्राइट में पाए जा रहे हैं, एक्सॉन में देखने को नहीं मिले। ठीक है, सिग्नल आपका डेंड्राइट से सेल बॉडी में आया और सेल बॉडी से सिग्नल कहां चला गया, आपका एक्सॉन में चला गया, और एक्सॉन से पास होते होते कहां चला गया, आपके एक्सॉन टर्मिनस पे चला गया। एक्सॉन टर्मिनस पे यहां पर एक गोल मटोल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब, नॉब मतलब आपका छोटा गोल मटोल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये साइनेप्टिक नॉब है जिसको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हमने कह दिया। ये साइनेप्टिक नॉब जो है, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें गोल मटोल साइनेप्टिक वेसाइकल्स पाई जाती हैं, यानी पतली सी मेम्ब्रेन ने इस गोल मटोल स्ट्रक्चर को कवर कर रखा है, इसे साइनेप्टिक वेसाइकल कहा जाता है। और इस वेसाइकल के अंदर क्या पाई जाती हैं, ये जो साइनेप्टिक वेसाइकल है इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला। यानी यहां पर एक न्यूरॉन है, लेट्स से इसके आगे एक और आपका न्यूरॉन पाया जा रहा है, ये उसके डेंड्राइट है, ये उसकी सेल बॉडी है, एंड ये उसका एक्सॉन है। तो ये जो न्यूरॉन है इस न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। उस गैप में कैसे सिग्नल जाएगा, यहां से जो साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देंगी और इस केमिकल को अगला जो न्यूरॉन है ये क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा, पकड़ लेगा, और अगले न्यूरॉन में आपका सिग्नल जो है वो भागा चला जाएगा। तो सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे भी भेजा जा सकता है, या एक न्यूरॉन से मसल पे या ग्लैंड पे भी सिग्नल भेजा जा सकता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी सिग्नल भेजा जा सकता है अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं तो। लेट्स से आपको सिग्नल एक मसल तक भेजना है, तो एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल गया, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में सिग्नल गया, और लेट से तीसरा जो न्यूरॉन है वो मसल से कनेक्टेड है तो वो मसल में सिग्नल दे देगा कॉन्ट्रैक्ट होने का। बीच में जितने भी न्यूरॉन हैं ये एक दूसरे को ही सिग्नल दे रहे हैं, तो बीच में ये जो आपकी साइनेप्टिक वेसाइकल है इनसे क्या रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पहुंचा रहे होंगे। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन के अलग अलग टाइप्स भी है मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर मतलब बहुत सारे पोल्स हैं इसके, है ना, अलग अलग दिशाएं हैं। पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन। मल्टीपोलर मतलब कई सारे डेंड्राइट भी हैं और एक्सॉन भी हैं। तो एक जो आपकी सेल बॉडी है, एक जो साइटोन है, उसमें मल्टीपल प्रोजेक्शंस लगी हुई हैं। तो इसमें एक एक्सॉन होगा जो हमने बनाया अगली स्लाइड में, और दो या दो से ज्यादा आपके क्या हो जाएंगे, डेंड्राइट हो जाएंगे। यस, टोटल मल्टीपोलर में तीन चीजें मिनिमम होनी चाहिए, है ना, एक एक्सॉन है, डेंड्राइट दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, टोटल तीन प्रोजेक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तीन या तीन से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जब दो प्रोजेक्शन होती हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, तो इसे बायपोलर कहा जाता है, जो कि आई में पाया जाता है, रेटिना ऑफ आई में। बायपोलर न्यूरॉन की लेयर इसे कहा जाता है, आंख में मिलती है।
है ना। यूनिपोलर मतलब एक ही प्रोजेक्शन है, सेल बॉडी है, इसमें सिर्फ एक एक्सॉन है, कोई डेंड्राइट नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब डेवलप हो रहे होते हैं न्यूरॉन तो पहले आपका एक्सॉन बनता है, तो कुछ ऐसे न्यूरॉन उनमें सिर्फ एक्सॉन पाया जाता है, डेंड्राइट अभी बने नहीं है, तो इसे यूनिपोलर कहा जाता है। साइटोन पे एक ही प्रोजेक्शन है, एक एक्सॉन। अगर एक एक्सॉन है एक डेंड्राइट है तो दो प्रोजेक्शन हो गई। बायपोलर जो रेटिना ऑफ आई में मिलेगा। और अगर एक एक्सॉन है और दो से ज्यादा डेंड्राइट है तो मल्टीपोलर, जो कि आपको नॉर्मली सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है वो ऐसे ही है, इसीलिए सबसे कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन जो हमने बनाया वो भी आपका कैसा था, मल्टीपोलर न्यूरॉन ही था। करेक्ट। अब देखिए ये जो न्यूरॉन है इससे रिलेटेड एक बात है एनसीईआरटी में जो काफी कंफ्यूजिंग है, और एनसीईआरटी पढ़ के आपको ये बात समझ में ही नहीं आ सकती। आराम से सुनिएगा मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर यह बोला जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें स्वान सेल एब्सेंट होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन है वहां ये स्वान सेल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो स्वान सेल नहीं है तो यहां पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे, जहां पर स्वान सेल नहीं है तो माइलिन शीथ भी नहीं बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे आपके न्यूरॉन है जहां माइलिन शीथ बनती है। अब सर स्वान सेल नहीं है तो माइलिन शीथ किसने बनाई, ओलिगोडेंड्रोसाइट ने बनाई। जब आपको पढ़ाया गया था टिश्यू वाले चैप्टर में, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में नर्वस टिश्यू के बारे में, तो बताया गया था कि जो न्यूरॉन्स हैं दे आर लेस देन 50% पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू, मोर देन 50% पार्ट तो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स थे उसमें, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी थे। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस के न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ बनाता है। तो कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स हो सकते हैं जिनमें माइलिन शीथ नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें माइलिन शीथ है। अब सीएनएस में स्वान सेल तो नहीं है तो माइलिन शीथ किसने बनाई, ओलिगोडेंड्रोसाइट ने बनाई। तो सवाल यह आ सकता है कि सीएनएस में स्वान सेल नहीं है न्यूरॉन्स के अंदर तो माइलिन शीथ कैसे बनी। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जा सकते हैं, लेकिन वो जो माइलिन शीथ है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाएंगे, स्वान सेल यहां नहीं है। और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं। स्वान सेल प्रेजेंट है तो इन्होंने माइलिन शीथ बना दी। और कई बार ऐसा होता है कि स्वान सेल होने के बावजूद भी माइलिन शीथ नहीं बना पाता, तो नॉन माइलिनेटेड आपका रह गया ये स्वान सेल होने के बावजूद भी। यानी यहां दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए कि माइलिन शीथ है तो जरूरी नहीं कि स्वान सेल ने बनाई हो, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी बना सकता है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं स्वान सेल है तो हमेशा ही माइलिन शीथ बनाएगा, कई बार स्वान सेल होने के बावजूद भी माइलिन शीथ नहीं बनती। यानी दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जरूरी नहीं माइलिन शीथ बनी है तो स्वान सेल ही बनाए, और जरूरी नहीं स्वान सेल है तो हमेशा ही माइलिन शीथ बनाए। दोनों चीजों के एक्सेप्शन है जो मैंने आपको यहां पर दिखा दिए हैं सीएनएस और पीएनएस के अंदर। अब मेरे भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओरिजिन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। बच्चों की हवाइयां उड़ जाती हैं इन डायग्राम्स को देख करके कि ये क्या हो रहा है, हमको तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ट्रस्ट मी दिस टॉपिक इज गोइंग टू बिकम योर फेवरेट टॉपिक। सिर्फ मुझे अगले 20-25 मिनट दे दीजिए, ये टॉपिक आपके टिप्स पर हो जाएगा और आप कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूल पाएंगे। आराम से सुनिएगा कि मैं यहां पर क्या कह रहा हूं। ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। सबसे पहले सिग्नल जब आया तो इसको किसने लिया, डेंड्राइट ने लिया, तो सिग्नल जनरेट हो गया, नर्व इंपल्स जनरेट हो गया। न्यूरॉन रेस्ट पे बैठा था, न्यूरॉन एकदम रेस्ट पे बैठा था, उसके आसपास सिग्नल आया। अब ये जो सिग्नल न्यूरॉन में गया है ये एक्टिवेट हो गया है, यानी नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, जनरेट हो गया है। करेक्ट। दूसरी बात, जनरेट हो गया है तो अब न्यूरॉन की न्यूरॉन में ही ये सिग्नल आगे बढ़ेगा। भाई डेंड्राइट ने सिग्नल पकड़ के साइटोन को दिया, साइटोन ने एक्सॉन पे पास कर दिया, पूरे एक्सॉन में सिग्नल जा रहा है, तो ये नर्व इंपल्स जनरेट हुआ। नर्व इंपल्स फिर सेम न्यूरॉन में ही कंडक्ट हो रहा है और फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में भागा जा रहा है सिग्नल। यहां पर साइनेप्टिक वेसिकल्स जो थी इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल रिलीज किए और सिग्नल जो है इन केमिकल से दूसरे न्यूरॉन में चला गया। यानी दोबारा से क्या हुआ, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसमिशन हुआ। तो ओरिजिन ऑफ नर्व इंपल्स या जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, और एक से दूसरे न्यूरॉन में यानी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। फिर यहां पर सिग्नल आ गया यानी जनरेशन, फिर आपका वही आपका कंडक्शन और फिर वही ट्रांसमिशन, और फिर किसी मसल या ग्लैंड के पास ये सिग्नल चला जाएगा। ग्लैंड के पास जाएगा तो हार्मोन रिलीज कराएगा, मसल के पास जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, एंड में किसी ना किसी मसल या ग्लैंड पे तो ये सिग्नल भेजना ही है। तो तीनों शब्दों के बीच में पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए। कोई सिग्नल न्यूरॉन पे ताजा ताजा आया है तो ओरिजिन हुआ है सिग्नल का, जनरेशन हुई है। फिर सेम ही न्यूरॉन में जब सिग्नल भागा जा रहा है तो कंडक्ट हो रहा है।
जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या एक न्यूरॉन से दूसरी मसल में या एक न्यूरॉन से किसी ग्लैंड पे जा रहा है सिग्नल, तो ट्रांसमिट हो रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप है तो ट्रांसमिट करना पड़ेगा, ये आपने देखा। अब मेरे भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो न्यूरॉन है इसकी मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा मैं ले लेता हूं, ये हरे कलर की जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है इसका टुकड़ा मैं यहां पर ले लेता हूं, ये हरे कलर का आपका एक्सॉन है, राइट। तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोनल मेम्ब्रेन कहा या एक्सोलेमा कहा, और अंदर है आपका एक्सोप्लाज्म जो भरा हुआ है, और इसके बाहर जो है ECF है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब मेरे दोस्त जब ये न्यूरॉन रेस्ट पे रहता है, कुछ नहीं कर रहा होता, कोई सिग्नल इसके पास नहीं है, तो ये पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। पोलराइज्ड मतलब चार्ज रहता है, बाहर और अंदर, इस मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर की साइड चार्ज का डिफरेंस रहता है। बाहर आपके पॉजिटिव 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 चार्ज है मेम्ब्रेन के दोनों साइड, बाहर वाली साइड, और अंदर की साइड नेगेटिव 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 चार्ज है। अंदर की साइड बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई। क्यों ऐसा हुआ कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है एक्सोलेमा के, अंदर एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज क्यों है ना? तो व्हाट इज द रीजन ऑफ पोलैरिटी? फर्स्ट रीजन इज सोडियम पोटेशियम ATPase या सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक ऐसा पंप जो क्या करता है, जो सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर लेके आता है, और जब भी ये 2 पोटेशियम अंदर फेंकेगा 3 सोडियम बाहर फेंकेगा। पोटेशियम भी पॉजिटिवली चार्ज है K+ और सोडियम भी पॉजिटिवली चार्ज है Na+, लेकिन जब ये सोडियम को बाहर फेंकेगा तो 3 बाहर फेंकेगा, और अंदर सिर्फ 2 पोटेशियम लेके आ रहा है, तो बाहर कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। तो इसको ट्रिक कर याद करने की जो ट्रिक है वो है नोकिया। मैंने ऐसे याद किया था, नोकिया मतलब N का मतलब सोडियम, O मतलब आउट फेंकेंगे, K मतलब पोटेशियम, I मतलब इन फेंकेंगे। कौन सा बाहर कौन सा इन, यूजुअली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, नोकिया से याद कर लीजिए। तो 3 सोडियम बाहर फेंके, सिर्फ 2 पोटेशियम इसके बदले में अंदर फेंके, तो आपका बाहर कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज होने का एक रीजन हमको मिला। दूसरा, इनर पार्ट जो है इस एक्सोप्लाज्म का, यहां आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स पाए जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो अंदर की साइड नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट है, और कुछ ऐसे प्रोटीन है मेम्ब्रेन की अंदर की साइड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज होने का कारण हमारे पास है, और बाहर हम धनाधन सोडियम फेंक रहे हैं, ज्यादा सोडियम फेंक रहे हैं, तो बाहर पॉजिटिव होने का भी कारण हमारे पास है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो NCERT में ठीक से नहीं दिया हुआ है, कि पोटेशियम जो है इसमें लीकी गेट्स, मेम्ब्रेन जो है इसमें पोटेशियम के लीकी गेट्स पाए जाते हैं, तो कुछ पोटेशियम बाहर भी निकल जाते हैं। यानी अब आराम से सुनना, मैंने कहा अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज है क्योंकि अंदर की साइड फास्फोरस और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मिल रहे हैं, ये बात सेट है। बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बाहर हमने 3 सोडियम फेंके और अंदर सिर्फ 2 ही पोटेशियम फेंके बदले में, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब मैं तीसरा पॉइंट ये कह रहा हूं कि बाहर मैंने 3 सोडियम फेंके, अंदर 2 पोटेशियम फेंके, मैंने कहा कि इनमें से भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम बाहर चले जाते हैं, कुछ अमाउंट इनका बाहर चला जाता है ड्यू टू लीकी गेट्स। तो अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और फॉस्फेट है, बाहर खूब सारे सोडियम है, और कुछ पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम भी बाहर निकल जाते हैं मेरे भाई। तो अल्टीमेटली चार्ज बाहर पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर की साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पर एक बात याद रखनी है, ये लीकी गेट्स जो है, क्योंकि नाम है लीकी, तो चीजें बह नहीं रही हैं, सिर्फ हल्की हल्की लीक हो रही हैं, तो कुछ ही पोटेशियम का अमाउंट बाहर जाएगा, ज्यादातर पोटेशियम अंदर है और ज्यादातर सोडियम आपका बाहर है। तो आपको यह पता लगा कि रेस्ट में आपकी जो मेम्ब्रेन है इसकी हालत ऐसी क्यों हुई। तो अगर मेम्ब्रेन रेस्ट पे है, अगर न्यूरॉन रेस्ट पे है, तो भी इसमें चार्ज है, इसे पोलराइज कहेंगे। बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई? सबसे पहली बात यहां यह हुई कि अंदर की साइड पोटेशियम ज्यादा है ना, और इनकी परमिएबिलिटी ठीक ठाक है क्योंकि लीकी गेट्स खुले हुए हैं, तो ये तब भी बाहर जा सकते हैं पोटेशियम। सोडियम जो है ये अंदर कम है बहुत, सोडियम तो लगभग सारे के सारे बाहर ही हैं। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और फास्फोरस अंदर की साइड खूब ज्यादा है, तो मेम्ब्रेन जो है इन प्रोटीन्स को और फास्फोरस को बाहर नहीं जाने देती, तो अंदर की साइड खूब सारी नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, फास्फोरस, और आपका सोडियम की मात्रा काफी कम है, पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा है, तो ये इम्परमिएबल होती है आपके इन प्रोटीन्स के लिए एज वेल एज फास्फोरस के लिए। इन नेगेटिवली चार्ज चीजों को बाहर नहीं जाने देती, अंदर ही कैद कर लिया है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा।
बाहर देखिए, बाहर सोडियम ज्यादा है और पोटेशियम आपका कम है, और ये सोडियम जो है मेम्ब्रेन इसके लिए इम्परमिएबल है, यानी कि अल्टीमेटली इस सोडियम को अंदर नहीं फेंकना चाहती है ये मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल है सोडियम के लिए, यानी सोडियम को अंदर अभी नहीं लाना चाहती है ये जब रेस्टिंग स्टेट पे है। तो बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और फास्फोरस ज्यादा, और अंदर पोटेशियम भी ज्यादा है पर थोड़ा थोड़ा लीक होकर के बाहर निकल सकता है। अब देखिए, अब यहां पर आपका जब रेस्टिंग स्टेट है, तो रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन को आपने पोलराइज्ड कहा, तो यहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका डेवलप हो रखा है, यानी बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो अंदर -70 मिलीवोल्ट चार्ज यहां पर आपको देखने को मिलता है जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे है। अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पर स्टिमुलस दे दिया, यानी सिग्नल दे दिया। अब जब आपने सिग्नल दे दिया तो क्या होता है, सिग्नल दे दिया तो चार्ज उल्टा पुल्टा होता है, मेम्ब्रेन रिएक्ट करेगी, चार्ज उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी अब बाहर नेगेटिव हो जाएगा चार्ज। क्यों नेगेटिव होगा ये मैं आपको बताऊंगा इस पूरे कॉन्सेप्ट में। बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, उल्टा हो गया, बिल्कुल। अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया, बिल्कुल हो गया। इसे हम कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया या नर्व इंपल्स जनरेट हो गया, और मेम्ब्रेन हो गई डीपोलराइज, यानी उल्टा ऑफ पोलराइजेशन। मेम्ब्रेन पहले पोलराइज थी, पहले से चार्ज था मेम्ब्रेन पे, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब उसका उल्टा हो गया, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो मेम्ब्रेन जो पोलराइज थी उसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, इसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। और मेरे भाई अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो लगभग +30 से +40 मिलीवोल्ट ये चार्ज होता है। फिर जब सिग्नल आपका आगे निकल जाएगा, है ना, ये जो आपका पूरा का पूरा एक्सॉन मेम्ब्रेन है, इस पे सिग्नल आगे बढ़ता है, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जब सिग्नल जाएगा तो ये पहला वाला पार्ट पहले जैसा ही हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, यानी पहले की तरह ही ये पोलराइज्ड हो गया। इसे रीपोलराइजेशन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूं, तो पहले मेम्ब्रेन में बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, जब आप सिग्नल देंगे इस मेम्ब्रेन को तो ये मेम्ब्रेन रिएक्ट करेगी तो जो भी चार्जेस थे वो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे, और फिर सिग्नल एक इलाके से गुजर करके जब चला जा चुका होगा, आगे पहुंच चुका होगा, तो आगे जहां पर सिग्नल अब गया है वहां मेम्ब्रेन में चार्ज उल्टा पुल्टा हो गया। जिस पार्ट से सिग्नल आगे गुजर चुका है ना, वो पार्ट पहले जैसा ही नॉर्मल हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इसे रीपोलराइजेशन कहेंगे। अब इसी चीज का मैकेनिज्म यहां पर समझने की कोशिश करें। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म। ये जो पार्ट है ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत गौर से सुनना है। मैंने कहा कि मेरे पास ये एक्सॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन है, सेम ही एक्सॉन है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी, और ये है पार्ट आपका सी। ए बी सी में डिवाइड कर दिया। सिग्नल ए से सी की तरफ बढ़ रहा है, तो लेट्स से सबसे पहले आपका ये जो पूरा का पूरा एक्सॉन था ये रेस्ट पे था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इस पे पूरा एक्सॉन रेस्ट पे है, तो क्या बाहर पूरे के पूरे एक्सॉन में पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर पूरे के पूरे एक्सॉन में नेगेटिवली चार्ज है? बिल्कुल, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो ए जो है ये वाला पार्ट जो है ये भी आपका पोलराइज्ड है, रेस्ट पे है। बी जो है ये भी पोलराइज्ड है, रेस्ट पे है। सी पार्ट ये भी पोलराइज है, ये भी रेस्ट पे है। अभी किसी भी पार्ट को हमने छेड़ा नहीं है। बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यानी सोडियम बहुत ज्यादा है, अंदर आपके पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम कम है, इसीलिए ये चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। इसका रीजन हम जानते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने सिग्नल दे दिया है इस पॉइंट पे, यानी ए पॉइंट पे आपका सिग्नल आ चुका है। अगर ए पॉइंट पे सिग्नल आ चुका है तो क्या भैया चार्जेस उल्टे पुल्टे हो जाएंगे? ए पे अगर सिग्नल आ चुका है, सिग्नल आ गया तो मेम्ब्रेन रिएक्ट करेगी, चार्जेस उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल। कैसे होता है ये? बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव कैसे हुआ? जो सोडियम थे वो अंदर की साइड रश कर गए, यहां पर सोडियम गेट्स ओपन हो गए, सोडियम अंदर की साइड आ गया, सोडियम अंदर की साइड ज्यादा हो गया, तो सिर्फ इस ए रीजन में अभी सिग्नल पहुंचा है, तो अंदर की साइड पॉजिटिव हो गया चार्ज, बाहर की साइड नेगेटिव हो गया, क्योंकि बाहर जितने भी सोडियम थे वो लगभग सारे के सारे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज खूब डेवलप हो गया, बाहर कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिला। अब ये जो पहला पार्ट है इसमें आपका सिग्नल आ चुका है, डीपोलराइजेशन हो चुकी है, ए पार्ट डीपोलराइज हो गया, बी और सी तक तो सिग्नल गया ही नहीं, तो ये अभी भी आपके रेस्ट पे है। तो ये डीपोलराइज क्या हुआ? ए पार्ट सोडियम चैनल ओपन हो गए और रैपिड इनफ्लक्स हो गया सोडियम का, यानी आपके इनफ्लक्स हो गया सोडियम का, यानी इनसाइड आ गए आपके सोडियम, तो इनसाइड रीजन जो है आपका पॉजिटिव हो गया। करेक्ट। अब देखो मेरे भाई क्या हुआ, अब यहां क्या हुआ,
पहले यहां पॉजिटिव चार्ज था पूरा का पूरा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। अब यहां तक तो आपका बाहर नेगेटिव चार्ज है, यहां तक तो बाहर नेगेटिव चार्ज है, और उसके बाद बाहर पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव करंट जनरेट हो जाएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में आपका करंट जनरेट होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड। आप भी तो पॉजिटिव आदमी हो, अच्छे आदमी हो, कभी ना कभी किसी नेगेटिव आदमी से तो अट्रैक्ट हुए होगे भैया, जो कि आपको बेवकूफ बना गया होगा। तो यहां पर भी पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होता है, इसी को हम करंट का फ्लो कहते हैं। तो करंट फ्लो करना शुरू कर गया। अब यहां पे पॉजिटिव जो है इस साइड आने स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव इस साइड जाने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी अल्टीमेटली अगली जो आपकी रीजन है दैट इज बी रीजन, इसमें आपकी मेम्ब्रेन पे सिग्नल चला जाएगा, करंट की वजह से उल्टी पुल्टी हो जाएगी ये वाली रीजन, यानी यहां बाहर नेगेटिव हो जाएगा चार्ज और अंदर पॉजिटिव, यानी अब यहां के सोडियम चैनल खुल गए, यहां अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। और ये वाली मेम्ब्रेन पहले की तरह सही हो जाएगी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। क्यों भैया, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो सोडियम है ये आपके क्या करना शुरू हो जाएंगे, ये आपके बाहर जाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बाद में। अब यहां पर एक किक है, इसको आराम से सुनना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां जाके ना बच्चा खूब गलती करता है, आराम से सुनिएगा क्या हुआ, प्यार से सुनिएगा। सबसे पहले पूरी की पूरी एक्सॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट पे थी, एकदम रेस्ट पे थी सर, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, एकदम समझ में आ गया। अब हमने ए रीजन पे सिग्नल दिया, जब मेम्ब्रेन पे सिग्नल आया तो चार्जेस उल्टे पुल्टे हो गए। क्यों उल्टे पुल्टे हुए, अब बाहर का जो सोडियम था ये अंदर इन्फ्लक्स कर गया, अंदर की साइड रश कर गया। बहुत कम टाइम के लिए ही सोडियम चैनल्स खुलते हैं, लेकिन मेरे भाई अब सिंस सोडियम चैनल खुल गए हैं तो कई सारे सोडियम अंदर आ गए हैं, अंदर से मेम्ब्रेन पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव। मैंने क्या कहा, काफी कम देर के लिए सोडियम चैनल खुलते हैं, यानी अब सोडियम चैनल बंद हो चुके हैं। जैसे ही सोडियम अंदर आए, अंदर पॉजिटिव चार्ज हुआ, अब सोडियम चैनल बंद हो गए। लेकिन अब आपको मेम्ब्रेन को दोबारा से बाहर प्लस करना है, अंदर माइनस करना है, तो आप क्या करोगे, सोडियम चैनल तो बंद हो गए, पोटेशियम जो अंदर है उनको बाहर फेंक दो, बाहर पॉजिटिव चार्ज करने के लिए। यानी अब सोडियम बाहर नहीं गया, पोटेशियम बाहर चला गया, तो ये पोटेशियम जो है बाहर बढ़ गए। इन्होंने क्या किया, बाहर की साइड रश कर गए और बाहर की साइड क्या हो गए, आपके पोटेशियम हो गए। यानी पहले बाहर प्लस चार्ज इसीलिए था क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा थे, अब बाहर प्लस चार्ज इसीलिए है क्योंकि पोटेशियम बाहर ज्यादा थे। यानी चार्ज तो बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, दोनों दिख तो एक जैसे रहे हैं, पर इसको मैंने सफेद कलर से बनाया, इसको पीले कलर से। क्यों, क्योंकि यहां बाहर सोडियम है, यहां बाहर पोटेशियम है। सोडियम चैनल तो बंद हो गए थे, पोटेशियम बाहर चले गए, बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमको तो बाहर सोडियम चाहिए ना, अंदर पोटेशियम चाहिए। पहले जैसा करना है मुझे इसे, तो मैं क्या करूंगा, पंप चालू कर दूंगा, 2 पोटेशियम अंदर फेंकूंगा, 3 सोडियम बाहर। अब पंप चालू कर दूंगा, एनर्जी लगाऊंगा, तो सच में ही बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वो भी सोडियम की वजह से, और सच में ही अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वजह से, आपके फास्फोरस की वजह से और पोटेशियम की वजह से। यानी ये जो मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन है, इनमें चार्ज तो सेम है, बाहर प्लस अंदर माइनस, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। क्योंकि यहां बाहर प्लस चार्ज था सोडियम की वजह से, यहां बाहर प्लस चार्ज है पोटेशियम की वजह से। बाहर पोटेशियम ज्यादा है और अंदर जो सोडियम आए थे अंदर ही कैद हो गए, क्योंकि ये सोडियम चैनल्स बंद हो चुके हैं। तो मुझे सोडियम को सच में बाहर भेजना है पहले जैसी कंडीशन करने के लिए, और पोटेशियम को अंदर लाना है, पंप चला दूंगा, तब जाके मेम्ब्रेन पहले जैसी हो जाएगी। तो पहले जैसी हो जाएगी मेम्ब्रेन, रीपोलराइज हो जाएगी, पोटेशियम गेट जो है ये आपके खुल जाएंगे। तो पोटेशियम बाहर गए हैं, यहां बाहर प्लस चार्ज इसीलिए आए हैं क्योंकि पोटेशियम बाहर गए हैं, लेकिन मुझे सोडियम को बाहर भेजना है, राइट। तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, बाद में आपका सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट कर दूंगा। ये आपका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट था। यानी क्या हुआ, दोबारा समझिए, बार बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा लेक्चर है, वन शॉट है, माइंड मैप है, लेकिन समझने वाली चीज तो समझेंगे ही ना भाई, जितना भी टाइम लगे चाहे। एक मेम्ब्रेन है, ये रेस्ट पे थी, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज इसीलिए क्योंकि अंदर है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, इसके अलावा है आपका फास्फोरस, इसके अलावा है आपका पोटेशियम जो कि अंदर की साइड है, और सोडियम बाहर की साइड है जो कि इसे पॉजिटिवली चार्ज बना रहा है। अब जैसे ही सिग्नल आया इस मेम्ब्रेन पे तो चार्ज उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सोडियम अंदर घुस गए, सोडियम अंदर घुस गए तो अंदर का चार्ज पॉजिटिव, बाहर का कंपैरेटिवली नेगेटिव। और सोडियम जैसे ही अंदर घुसे, ये सोडियम गेट क्लोज हो गए क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए खुलते हैं। अब अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज, सोडियम अंदर फंसे रह गए। फिर जब सिग्नल इस मेम्ब्रेन के पार्ट से आगे चला गया तो बाहर का पार्ट मुझे फिर से पॉजिटिव करना है, तो उस दौरान सोडियम चैनल्स तो बंद हो चुके थे, पोटेशियम बाहर निकल गया। यानी पहले जैसी कंडीशन आ गई, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज,
लेकिन पहले सोडियम की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज था, पोटेशियम की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम अंदर कैद हो गए हैं। मुझे उल्टा काम करना है, सोडियम बाहर भेजने हैं, पोटेशियम अंदर। पंप चालू कर दूंगा, मोटर चालू कर दूंगा, 3 सोडियम अंदर फेंकेगा पंप और 2 पोटेशियम बाहर फेंक देगा, यानी कि एकदम बढ़िया तरीके से 3 सोडियम बाहर फेंक देगा, 2 पोटेशियम अंदर फेंक देगा और आपका पंप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट, ये आपने देखा। अब मेरे भाई ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, या एक न्यूरॉन से किसी मसल तक, या एक न्यूरॉन से किसी ग्लैंड तक, जो बीच में गैप आ रहा है उसमें कैसे सिग्नल जाएंगे। तो कई आपके ऐसे सिनेप्स होते हैं जहां कोई गैप होता ही नहीं है, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। जैसे कि 2 तारों का अगर आप जोड़ देंगे तो एकदम सिग्नल ऐसे फ्लो करेगा जैसे एक ही तार में सिग्नल बह रहा हो। तो कई ऐसे आपके इलाके होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में दीज आर रियरली प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट कह सकते हो आप। बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में जो सिनेप्स देखने को मिलते हैं वो केमिकल सिनेप्स ही हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। तो 2 तारों को आपने कनेक्ट कर दिया तो सिग्नल जो है सीधा एक तार से दूसरे तार में चला जाएगा। तो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, यानी एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है ये एकदम एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो सिग्नल तेजी से भाग जाएगा जैसे 2 तारों को आपने जोड़ दिया हो। लेकिन केमिकल सिनेप्स अगर आप देखें जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो यहां पर एक क्लेफ्ट है, यानी एक गैप है, एक खांचा है। फ्लूइड फील्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहां पर पाया जा रहा है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में। तो यहां पर स्लो ट्रांसमिशन होगी क्योंकि बीच में गैप आ गया। जैसे यहां पर देखिए, ये एक न्यूरॉन है और ये इस न्यूरॉन की एंडिंग है। करेक्ट, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है जिसपे आपको सिग्नल भेजना है। तो ये सिनेप्स से पहले एक मेम्ब्रेन आ रही है, ये बीच का जो इलाका है इसको सिनेप्स कह रहे हैं। तो सिनेप्स से पहले जो मेम्ब्रेन आई ये है आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और सिनेप्स के बाद जो मेम्ब्रेन आई ये है आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच में पाया जा रहा है क्या, आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी बीच में अच्छा खासा गैप है। डायरेक्टली ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स कनेक्टेड नहीं है जैसा कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में होता है। तो यहां पर क्या है, ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स है और इन सिनेप्टिकल वेसाइकल्स में पाए जाते हैं कुछ केमिकल्स जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा। तो जैसे ही सिग्नल एंड में आ जाता है, इस नर्व एंडिंग में आ जाता है, जब सिग्नल रीच करता है एक्सॉन एंडिंग तक, तो कैल्शियम आयन जो है ये अंदर घुस जाते हैं यहां पर इस सिनेप्टिक नॉब में, है ना। और आपका क्या हो जाता है, ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल है इस कैल्शियम की वजह से यहां फ्यूज कर जाती है इस मेम्ब्रेन पे और अपना कंटेंट रिलीज कर देती है इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसके लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये इस सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं और सिग्नल फिर अंदर की साइड चला जाता है, अगले न्यूरॉन में चला जाता है। तो जो सिनेप्स है इसमें कौन कौन इंक्लूड हुआ, आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच का जो खांचा है क्लेफ्ट है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इतने पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज सिनेप्स। इसको हम लोग सिनेप्स कह रहे हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और बीच का साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता तो यहां पर 2 मेम्ब्रेन साथ साथ कनेक्टेड होती, कोई क्लेफ्ट नहीं पाया जा रहा होता, तो वहां पर साइनेप्स में सिर्फ प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ही साथ साथ पाई जा रही होंगी और कुछ भी नहीं। करेक्ट, ये आपने देखा पूरा का पूरा मामला कि आपका नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे कंडक्ट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड ब्रेन इन डिटेल। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ ब्रेन ही है, स्पाइनल कॉर्ड, आई और ईयर जो है हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आप चाहें तो ओल्ड एनसीईआरटी से एक रीडिंग ले सकते हैं, आई और ईयर तो मैं वैसे भी रेकमेंड नहीं करूंगा, स्पाइनल कॉर्ड आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने थोड़ी बहुत डिस्कशन फ्रॉग के अंदर भी करी थी, ऑलमोस्ट आपकी जो चीजें हैं लगभग सी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सेम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो एक बार रीडिंग लगा सकते हैं। तो ब्रेन जो है इसके 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन जिसको प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन, एम फॉर मिड ब्रेन जिसे मीजनसेफेलॉन कहते हैं, और हाइंड ब्रेन जिसे रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। तो 4 ब्रेन जो है इसमें 2 रीजन्स है। पहला आपका सेरिब्रम जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, यानी आपको अपनी ब्रेन में ये जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट दिखाई देता है ना, ये जो घुमावदार पार्ट दिखाई देता है सबसे बाहर वाला, ये 4 ब्रेन का मेन रीजन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मेरे भाई सेरिब्रम कहते हैं। ये जो आपका मेन पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। और जब आप अपनी ब्रेन को देखते हैं तो आपकी ब्रेन 2 हिस्सों में टूटी हुई दिखाई देती है, यानी ये जो ब्रेन है इसको जोड़ रहा होता है एक टिश्यू जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, राइट। ये जो कॉर्पस कैलोसम है
ये आपकी ब्रेन को जोड़ रहा होता है। बीच में आपने फेविकॉल लगा रखे है जो कि ब्रेन के दोनों हिस्सों को कनेक्ट करता है। तो ब्रेन का जो आधा हिस्सा है इसे कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और जो आधा हिस्सा है इसे कहेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी आपकी ब्रेन जो है यहाँ पर बीच में आपको एक धारी दिखाई दे रही होती है, एक बेसिकली लाइन सी दिखाई दे रही होती है जो आपका ब्रेन को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर रही होती है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और आपका यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम है जो इन दोनों हिस्सों को साथ में जोड़ रहा होता है। तो जो मेन पार्ट है, कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, घुमावदार पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। और एक और घुमावदार पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम यही आपके घुमावदार पार्ट्स हैं। शक्ल से ही पता लग रहा है कि इनमें आपकी कॉन्वोल्यूशंस आएंगी, इन्हीं में आपके घुमाव आएंगे। तो सेरिब्रम जो है ये आपकी ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, राइट। इसमें बाहर वाला जो हिस्सा है इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और कॉर्टेक्स में क्या स्पेलिंग आ रही है, COEX। तो यहां पर ये करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, COEX। कॉर्टेक्स करेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ब्रेन के कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन करेगा, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कॉम्प्लेक्स मिलता जुलता शब्द है, याद करने का एक इजी तरीका है। तो सेरिब्रम आपका मेन पार्ट है। उसके बाद पाया जाता है डायनसेफेलॉन, फोर ब्रेन का हिस्सा है। डायनसेफेलॉन में दो चीजें होंगी, डाय का मतलब ही होता है दो, तो दो चीजें यहां पर होंगी। एक तो आपका थाला फॉर अ रीजन यानी थालामस, और थालामस के नीचे हाइपोथैलेमस। थालामस के ऊपर अगर कोई चीज पाई जा रही होती तो उसे एपिथैलेमस कहते हैं, नीचे पाई जा रही है तो हाइपोथैलेमस। तो यहां पर आपका थैलेमस जो है इसमें M और S का साउंड आ रहा है, तो यहां पर मोटर और सेंसरी सिग्नल के बीच का रिले आपको देखने को मिलेगा। यानी कोई सेंसरी सिग्नल अगर आपका सेरिब्रम तक जा रहा है तो वो भी आपका थैलेमस से होता हुआ जाएगा, और कोई मोटर सिग्नल आपका सेरिब्रम से बॉडी में जा रहा है तो वो भी थैलेमस से होता हुआ आएगा। यानी इसी से सेंसरी सिग्नल सेरिब्रम में जाएंगे और इसी से मोटर सिग्नल सेरिब्रम से आएंगे। तो इट इज कॉल्ड एज रिले सेंटर। इससे मोटर और सेंसरी सिग्नल पास होते हैं। थैलेमस की स्पेलिंग में ही उत्तर छुपा हुआ है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन कराता है, कॉर्टेक्स कराता है, नाम में ही उत्तर छुपा हुआ है। और हाइपोथैलेमस में, थैलेमस में तो M और S आ रहा था, हाइपोथैलेमस में मेन अल्फाबेट आता है आपका H और T, तो इसे हम कहते हैं हीट। और हीट के एंड में एक वर्ड आ रहा है ईट, तो हीट का मतलब टेम्परेचर की रेगुलेशन यही करेगा, और ईट शब्द आ रहा है यानी खाने पीने की जो अर्ज है उसको भी यही कंट्रोल करेगा कि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, भूख मर गई, प्यास मर गई, वो सारी चीजें कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। तो पहले इतनी बातें समझते हैं। फोर ब्रेन जो है इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट सेरिब्रम, यानी आपकी ब्रेन का जो मेन हिस्सा है, जो कॉन्वोल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, जो घुमावदार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, दैट इज बेसिकली सेरिब्रम, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। और उसका आउटर पार्ट है कहलाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स तो करेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डायनसेफेलॉन, नाम है डायनसेफेलॉन, तो उसमें दो चीजें पाई जाएंगी, थैलेमस और उसके नीचे हाइपोथैलेमस। थैलेमस M और S का साउंड आ रहा है एंड में, यानी मोटर और सेंसरी सिग्नल जो है इसी के थ्रू पास होंगे। सेंसरी सिग्नल ब्रेन में आ रहे हैं तो भी आपका थैलेमस के थ्रू, और मोटर सिग्नल ब्रेन से जा रहे हैं तो भी थैलेमस के थ्रू। बीच का रिले सेंटर है ये, इससे होके ही गुजरना पड़ेगा। एंड देन मेरे भाई हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में H का साउंड आ रहा है, थैलेमस में T का साउंड आ रहा है, हाइपोथैलेमस HT, इससे एक शब्द बनाएंगे हम हीट। हीट दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, एंड देन के तीन अल्फाबेट है ईट, यानी खाने पीने का रिलेशन भी यहीं से है। तो आपका खाने पीने की जो अर्ज है वो भी यही डिसाइड करेगा, और आपका जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो भी यही करेगा। और हाइपोथैलेमस आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में। इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो, ये हॉर्मोन्स भी बनाता है। यस, तो उसमें भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब देखो मेरे भाई, यहां पर ये जो है इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी, है ना, ये शायद दो हेडिंग्स मर्ज हो गई हैं। मेन यहां पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों के बारे में अभी चर्चा कराऊंगा, डोंट वरी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, यहां पर आपको पता है कि ब्रेन जो है हमारा दिमाग, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन कहा जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी में ये इस ब्रेन में ही प्रोसेस होगी। अगर हमारा शरीर एक कंप्यूटर है तो ब्रेन हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि हमारा CPU है, करेक्ट। तो हमारी ब्रेन जो है इसमें कवरिंग्स भी पाई जाती हैं, यानी हमारा ब्रेन जो है इसको कवर करने के लिए हमारा खोपड़ा तो है यानी क्रेनियम तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और लेयर्स हैं। तो कवरिंग्स देखें तो इन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं प्यार से। तो आउटर टू इनर ये जो मेनिंजेस है इनको डैप बोला हमने। डी का मतलब ड्यूरामेटर, ड्यूरा मतलब ड्यूरेबल है, तो सबसे बाहर ही पाया जाएगा। सबसे ड्यूरेबल चीज, सबसे कठोर चीज तो बाहर ही मिलेगी, तो ड्यूरामेटर बाहर मिलेगा। बीच में है अरेकनॉइड मैटर, और सबसे अंदर की साइड है पाया मैटर। तो अगर ये आपकी ब्रेन है लाल कलर की, लालम लाल अगर आपकी ब्रेन है, तो सबसे ऊपर पाया जा रहा है आपका खोपड़ा यानी क्रेनियम। इसके बाद तीन लेयर्स और हैं।
सबसे पहले ड्यूरेबल ड्यूरा मैटर, फिर आपका अरेकनॉइड मैटर और ब्रेन के सबसे पास पाया मैटर। इस अरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में पाया जाता है आपका क्या, सब अरेकनॉइड स्पेस। अरेकनॉइड के नीचे सब अरेकनॉइड स्पेस, जहां पर आपका CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी भरा रहता है, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, डायरेक्टली आपके ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचने देता। यानी कई सारी लेयर्स है, आपका क्रेनियम भी है, फिर ड्यूरा मैटर भी है, फिर आपका अरेकनॉइड मैटर भी है, फिर CSF भी है, फिर आपका पाया मैटर भी है, फिर आपका ब्रेन है, क्योंकि सबसे डेलिकेट ऑर्गन है। इसको कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नर्व सेल्स अपने आप को रीजनरेट भी नहीं कर सकते, तो इसका पूरा पूरा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यस, तो ड्यूरा मैटर आपका थिक और फाइब्रस है, जिससे कि आपको प्रोटेक्ट कर सके, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। फिर थिन अरेकनॉइड मैटर है, और पाया मैटर जो है डायरेक्टली ब्रेन के सबसे पास है, तो ब्रेन टिश्यू से कनेक्टेड है। ये हम लोगों ने 3 लेयर्स पढ़ी, करेक्ट। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पे अभी आएंगे, उससे पहले कुछ और चीजें आपको दिखा देता हूं। ये देखिए कॉर्पस कैलोसम, आप किसी को भी कॉल करते हो क्या करने के लिए, उससे कनेक्ट करने के लिए। तो जो कॉर्पस कैलोसम है ये भी क्या करेगा, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये ब्रेन के दोनों जो हेमिस्फीयर्स है, लेफ्ट और राइट जो भाग है, इनको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो ये जो सेरिब्रम हमने बनाया, आउटर पार्ट जो सेरिब्रम हमने बनाया है, इसमें भी सेरिब्रम का भी जो आउटर पार्ट है इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें कोट का साउंड आ रहा है, कॉर्टेक्स हमेशा बाहर वाला पार्ट रहता है, और अंदर वाले पार्ट को हमने इनर सेरिब्रम कहा है। तो ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, इसे कॉर्टेक्स कहा, और ये अंदर वाला पार्ट जो है इसे इनर सेरिब्रम हमने कहा। तो आउटर पार्ट जो है, यहां पर मैंने एक न्यूरॉन बनाया हुआ है, जिसकी सेल बॉडी मैंने बाहर बनाई है, और यहां पर मैंने क्या बनाया है, आपका एक्सॉन बनाया है, और आपकी यहां पर शीथ बनाई हुई है। तो ग्रे मैटर कहा जाता है इस सेरिब्रम के बाहर वाले पार्ट को, कॉर्टेक्स को, क्योंकि यहां पर आपके निजल ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। निजल ग्रेन्यूल कहाँ थे, डेंड्राइट में और साइटोन में। तो यहां पर आपकी सेल बॉडी पाई जा रही होगी बाहर वाली साइड, और अंदर की साइड क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर की माइलिन शीथ देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बताया था माइलिन शीथ कौन बनाता है CNS में, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, क्योंकि यहाँ स्वान सेल तो एब्सेंट है। तो न्यूरॉन कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा, इसका जो साइटोन वाला हिस्सा है ये बाहर वाली साइड, कॉर्टेक्स वाली साइड, और अंदर वाली साइड आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा एक्सॉन, करेक्ट। अब देखिए ये आपका ब्रेन का मेन पार्ट है, जिसे हमने सेरिब्रम कहा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस सेरिब्रम के नीचे हमने बनाया थैलेमस, और थैलेमस के भी नीचे पाया जाता है क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब बिलो। तो ये है आपका मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जिसको हमने सेरिब्रम कहा, और इसके नीचे है डायनसेफेलॉन यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये नीचे 2 और स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको कहा एमिगडाला, जो कि आपकी ब्रेन का फियर सेंटर है, डर वाला सेंटर है, आपको डर लगता है एमिगडाला की वजह से ही, और यहां पर है हिप्पोकैम्पस। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ये 4 ब्रेन में डीपली पाए जाते हैं, सबसे अंदर पाए जाते हैं, इन्हें लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब कहा जाता है। ये जो हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला है और हाइपोथैलेमस है, ये तीनों मिलके आपकी सेक्सुअल डिजायर, आपके सेक्सुअल इमोशंस या बाकी इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस और आपकी मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। ये आपका मेन सेंटर है। कौन कौन आया इसमें, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, ये तीनों चीजें आई, जो कि आपके ये सारे पार्ट्स जो है ये रेगुलेट कर रही है, ये सारे एक्सप्रेशंस रेगुलेट कर रही है। अब देखो जो आपका सेरिब्रम है, ब्रेन का जो मेन पार्ट है, इसमें कुछ इलाका ऐसा है जो सिर्फ सेंसरी है, जहां पे सिर्फ सेंसरी सिग्नल जाएंगे। कुछ इलाका ऐसा है जो सिर्फ मोटर है, जहां पे सिर्फ मोटर सिग्नल आएंगे। कुछ इलाका ऐसा है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड एरिया, इसमें थोड़ा सेंसरी पार्ट भी है, थोड़ा मोटर पार्ट भी है, और ज्यादातर एरिया ऐसा है जो कि ना सेंसरी है ना मोटर है, नीदर कंप्लीटली सेंसरी नॉर मोटर। इसे इंटर सेंसरी एरिया कहा जाता है, मतलब जहां मल्टीपल सेंसेस काम करती हैं वो इस इलाके में काम हो रहा होता है। ये मेमोरी और कम्युनिकेशन वाला इलाका है, मेमोरी और कम्युनिकेशन यहां से आपकी बूस्ट होगी। ये थोड़े एडिशनल कुछ डायग्राम्स थे जो कि हम लोगों ने यहां पर बना रखे हैं। तो मेन जो आपकी ब्रेन का हिस्सा है ये है आपका फोर ब्रेन, ये है आपका फोर ब्रेन। अब मेरे भाई जो फोर ब्रेन है, इसके बाद पाई जाएगी आपकी मिड ब्रेन, और उसके बाद पाई जाएगी आपकी हाइंड ब्रेन, जहां पर यह है पोन्स, ये है आपका मेडुला जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होगा, और ये है आपका सेरिबेलम। ये 3 पार्ट आपको देखने को मिल रहे होते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर। तो फोर ब्रेन की डिस्कशन हो चुकी है। मिड ब्रेन जो है, इसमें मेरे भाई आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने को मिले, यानी 4 लोब्स पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे 4 आपके गोले पाए जा रहे हैं, इन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा, क्वाड्रा मतलब 4। और सेरिब्रल एक्विडक्ट यहां पर होती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट
है ना। डक्ट यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक्वी मतलब इसके अंदर कोई एक्वा यानी वाटरी फ्लूइड बह रहा है जिसको हम सीएसएफ कहते हैं, और सेरिब्रल मतलब ये सेरिब्रम से कनेक्टेड है और आगे नीचे की साइड जा रहा है, हाइंड ब्रेन की तरफ जा रहा है, मिड ब्रेन से पास होते हुए। तो मिड ब्रेन से सेरिब्रल एक्विडक्ट पास होता है और यहाँ 4 छोटे छोटे गोले पाए जाते हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। मिड ब्रेन बहुत छोटा पार्ट है। फिर आपका आता है हाइंड ब्रेन जिसमें है आपका पीसीएम, पी का मतलब पोन्स, सी का मतलब सेरिबेलम और एम का मतलब मेडुला। तो पोन्स जो है जब आपकी ब्रेन रेस्ट कर रही होती है, जब शरीर रेस्ट कर रहा होता है उस टाइम पर एक्टिवेट होता है। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। सेरिबेलम में बेल का साउंड आ रहा है, बेल का मतलब होता है बैलेंस, तो ये बैलेंस या इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है आपकी बॉडी का। और सेरिबेलम यानी सेरिब्रम जैसा साउंड है इसका, तो अल्टीमेटली इसमें भी कॉन्वोल्यूशंस पाई जाती हैं, घुमाव पाए जाते हैं जहां काफी सारे न्यूरॉन्स स्टॉक हो सकते हैं। एंड मेडुला जो है इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, पोन्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसे कहते हैं। मेडुला जो है ये भी रेस्पिरेशन में पढ़ा था, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था, रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी पढ़ा था, वॉमिट सेंटर है यानी वॉमिटिंग भी यहीं से कंट्रोल होती है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी डाइजेशन में ये दोनों बातें हम पढ़ते थे पहले, अब तो चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो ये है आपका मेडुला। अब ब्रेन स्टेम क्या होती है? ब्रेन स्टेम जो है ब्रेन का वो हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। तो इसमें आपकी मिड ब्रेन भी आती है, पोन्स भी आती है एंड मेडुला भी आता है क्योंकि सेरिबेलम साइड में प्रेजेंट है। ये है आपका मिड ब्रेन, ये है आपका पोन्स, ये है आपका मेडुला, ये है आपकी ब्रेन स्टेम, ये आपका सेरिबेलम तो साइड में पड़ा हुआ है, यस। फोर ब्रेन तो आपका ऊपर की साइड है। तो मेन कौन होगा यहाँ पे? मिड ब्रेन, पोन्स और आपका मेडुला। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि ब्रेन स्टेम बना रही होती है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स वेरी वेरी क्लियरली। एक बार एनसीईआरटी से आपको कुछ चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है रिवीजन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और स्टूडेंट्स को वैसे भी न्यूरोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है। ये तो हालांकि काफी फंडामेंटल लेवल की न्यूरो थी, लेकिन फिर भी आप आगे जब पढ़ेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी चीज। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो। तो एक बार एनसीईआरटी से झटपट अभी जैसे ही आप ये सेशन कंप्लीट करें, चाहे आप कहीं से भी कंप्लीट कर रहे हो, किसी भी दिन कंप्लीट कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर आज रात को आपको जब भी वक्त मिले एक बार आराम से एनसीईआरटी की रीडिंग मारिएगा। ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, खासकर ये वाली चीजें, खासकर ये वाली चीजें, है ना। ये 2-3 कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में फिट होना बहुत बहुत जरूरी है। दिस वॉज योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन के यानी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे होंगे। आज हमने देखा कि चीजें न्यूरली कैसे रेगुलेट होती है, अब हम ये जानेंगे कि चीजें हार्मोन्स के माध्यम से कैसे रेगुलेट होती है। काफी बड़ा चैप्टर है और काफी अच्छा चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, लेकिन उसको थोड़ा इजी करके आपके सामने रखा जाएगा जिससे कि आपको मजा आ सके और बायोलॉजी को आप लोग एंजॉय कर सके। तो अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा तो वीपू सर ओपी या फिर तारा इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, टेक केयर।